जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की हैवी डिमांड पे हमने चालू कर दिया है इन्वायरमेंट की सीरीज़। तो इन्वायरमेंट के टॉप एक्सपेक्टेड 500 MCQ देखेंगे। डेली सीरीज़ ये चलेगी, ठीक है, डेली सीरीज़ चलेगी। इन्वायरमेंट को आपका ये मानिए आपको 15-20 दिन में पूरी ख़त्म करा दूंगा इसको मैं, ठीक है। अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो मज़ा आ जाएगी आपको, बढ़िया। इन्वायरमेंट में 6 से 8 सवाल आप आराम से सही कर लेंगे इसको, प्लस PYQ को देख लीजिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने एक वीडियो बना ही दिया कि इन्वायरमेंट के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और बाकी ये सब पेड ग्रुप में हमारे ऑलरेडी दिया जा चुका है ना। पेड ग्रुप में आपको ये मटेरियल, टॉप एक्सपेक्टेड MCQ ये सब मिल जाएगा। आप भी अगर कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी एक ही जगह जोड़ के करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से हमारा ग्रुप चालू हो रहा है, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़, पेड ग्रुप में वीडियोस, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज प्रैक्टिस के लिए डेली, इन सब चीज़ों को करके आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्ट्रक्चर विच इनकॉर्पोरेट सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑन अ सिंगल पिलर लाइक अ ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। एक ऐसी संरचना जिसमें पेड़ के तने की तरह एक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, क्या कहलाती है? सोलर रूफटॉप यानी सोलर छत, सोलर ट्री यानी सौर वृक्ष, सोलर टनल यानी सौर टनल, न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों आपने अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा हो, ये देखिए, तो ये सोलर ट्री है ना, सोलर ट्री। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, सोलर ट्री पूछ सकता था आपसे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सट्रीम साइड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन आर एविडेंट फर्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? जो नाभिकीय विकिरण है इसका प्रभाव कहाँ पे सबसे पहले पड़ता है? आँखों में, फेफड़े में, त्वचा में या अस्थि मज्जा में, मतलब आइस, लंग्स, स्किन या बोन मैरो। तो इसका जो एक्सट्रीम साइड इफेक्ट है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हमारी स्किन पे। कहते हैं ना, ये जो UV रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन हो, इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है। तो स्किन पे हमें सबसे पहले इसका असर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट इंडेंजरिंग फॉर ह्यूमन बॉडी? हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको पता हो SO2, ये वाटर के साथ मिलता है ना, तो एसिड रेन भी कराता है ना, एसिड रेन करा देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है ह्यूमन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी वॉज एस्टैब्लिश इन 1958, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, रोम, पेरिस या बर्लिन। तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर से पूछ सकता है इसको। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली फर्टाइल अलूवियल सॉइल इज नोन एज करेवास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंट्रल टेरिटरीज इट वॉज फाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार सुना होगा आपने करेवास, केसर वगैरह के लिए, खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करोवा के नाम से जाना जाता है, करेवा के नाम से। ये कहाँ पे है? तो आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर वगैरह रीजन में करेवास फॉर्मेशन होती है ना, जो केसर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और पटना पक्षी विहार। तो दोस्तों सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में वो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है, ठीक है। हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और सबसे छोटी की बात कर लेगा तो सबसे छोटी है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे छोटी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो कि झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हस्तिनापुर, सबसे छोटी महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट को इन ऑर्डर टू नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। नरौरा, रवत भाटा, तारापुर, कुंदनकुलम। बहुत ही आसान नहीं है। तो नरौरा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में, पहली चीज़ नरौरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दूसरा रवत भाटा, ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा, रवत भाटा।
तीसरा तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा तारापुर। चौथा कुंदनकुलम, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा कुंदनकुलम, ठीक है। तो ये है सही क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 की, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इन द ऑर्डर टू नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इसको भी नॉर्थ टू साउथ में लगाना है। डिब्रू साइखोवा, नौकरेक, पंचमढ़ी, नीलगिरी, ठीक है। लगाइए इसको दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको पता होगा असम में है, भारत में ऐसे चलोगे अगर तो इधर असम में आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा? असम में आ जाएगा, ठीक है। फिर नौकरेक की बात करोगे तो असम के नीचे फिर इधर मेघालय में आपको नौकरेक मिलेगा, मेघालय में, ठीक है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक नेशनल पार्क है, ठीक है। पंचमढ़ी फिर इधर एमपी में आता है, पंचमढ़ी आ जाता है एमपी में, ठीक है। और फिर नीलगिरी आपको पता होगा दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे स्प्रेड है इन 3 जगह पे, ठीक है। यानी 1 2 3 4 इसका भी सही क्रोनोलॉजी हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? वन सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली, ईटानगर, देहरादून या कोची? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारतीय वन जो सर्वेक्षण है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, इसका जो हेडक्वार्टर है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, नोडल मिनिस्ट्री टू इन्फोर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री? मतलब पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या वन मंत्रालय, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो देखो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही इसको लागू करता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए 11 देखते हैं। हैली नेशनल पार्क, द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? भारत के सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926, 1921, 1936 या 1946? तो हैली नेशनल पार्क, जिसको बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करा गया उत्तराखंड में जो है, यही है सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। कब बना था? 1936 में, ठीक है। 12 देखिए अगर, तो इन विच ईयर हैली नेशनल पार्क वॉज रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो यही देखिए किस वर्ष हैली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया गया? तो 1957 में बना था, 1957 में, ठीक है। पहले ये था हैली नेशनल पार्क जो 1936 में बना, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट 1957 में पड़ा। यहीं पे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था, ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट टाइगर पता ही आपको कब आया, जैसे पूछ भी रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन कॉर्बेट नेशनल पार्क? कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था 1936 में, 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा, ऐसे बना लो, और 1973 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया, ठीक है। तो काफ़ी प्रश्न आपके इससे ऐसे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके इस एग्जाम के लिए। 2006, सन 2000, 2002 या 8? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना 2006 में दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट कंट्रोल सेंटर फॉर इसरो स्पेस सेंटर अवेयरनेस? इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है दोस्तों? आई, नेत्रा, त्रिशूल या गरुणा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये दोस्तों इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र पिछले साल लॉन्च करा था, अगर आपको पता होगा करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, और इधर भी ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहा है अप्रैल 2024 में, तो ये आपसे पूछ सकता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा नेत्र। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश? पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? सिंपल सी सवाल, डायरेक्ट वन लाइनर है ये। पहली वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1990 में, 1985, 1987 या 1992 में? तो पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, मतलब ये हुई 1987 में। पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब? 1987। आर्टिफिशियल रेनफॉल इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? कृत्रिम वर्षा को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुझे लगता है जितने बच्चे देख रहे होंगे उसका 95% से लेके 100% ही लोग इसको जानते होंगे। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड रेन, स्काई सीडिंग या एसिड रेन? तो इसका जवाब प्लीज़ आप कमेंट में दीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, जेनेवा, एम्स्टर्डम या सिंगापुर? तो बहुत ही ईजी है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 पे आते हैं। व्हाट इज़ रेड डाटा बुक रिलेटेड टू? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? एकदम डायरेक्ट वन लाइनर सवाल है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फेमस प्लेसेस, लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज,
फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेजर इन्वेंशंस या फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट लिविंग बींग्स, प्रसिद्ध स्थानों की सूची से, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची से, प्रमुख आविष्कारों की सूची से या विशालतम जीवों की सूची से। तो इसका भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आप सभी को पता होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन किस वर्ष हुआ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, किस वर्ष हुआ, ठीक है। आर्टिकल 323B, 280A, 323A या 124 है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना था 2010 में अंडर आर्टिकल 323B, ठीक है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एनजीटी 2010 में बना और आर्टिकल 323B के तहत बना, ठीक है। चलिए, A species can be considered extinct when it is not seen its natural habitat। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक्सटिंक्ट कब मानते हैं, कितने सालों तक नहीं दिखाई देती, अगर वो 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल। तो 50 साल तक अगर वो नहीं दिखती तो उसको एक्सटिंक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है। 22 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द IUCN रेड लिस्ट। निम्नलिखित को IUCN रेड लिस्ट में घोर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। असम रैबिट, पिग्मी हॉग, साइबेरियन क्रेन या पौंडीचेरी शार्क। देखिए, इस टाइप का जो प्रश्न होता है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, करंट ओरिएंटेड रहता है, ठीक है, करंट ओरिएंटेड। जैसे आप ये मान लो, अभी उत्तर प्रदेश में जो रेड हेडेड वल्चर है, मतलब जो लाल सर वाला जो गिद्ध नहीं है ना, रेड हेडेड वल्चर, वो उसके लिए एक ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज में बन गया है। तो ये पूछ सकता है रेड हेडेड वल्चर कौन सी कैटेगरी में आता है IUCN की, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है ना, वो भी। तो इस टाइप के प्रश्न करंट ओरिएंटेड होते हैं, तो आपको ये करंट ओरिएंटेड ही रहना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो असम रैबिट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं आता, बाकी ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लो, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चलिए 23, डुगोंग इज अ मरीन क्रिएचर दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, ये क्या है, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर या मत्स्य वर्ग। अभी इसकी इमेज भी दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ये मरीन मैमल है, ठीक है, स्तनधारी है क्योंकि बच्चे देता है, ये है मैम डुगोंग। न्यूज़ में है, पूछ सकता है, तो ये मैमल होता है, ठीक है। चलिए भैया 24 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है। काफ़ी आसान प्रश्न है आपके लिए। मैमलिया, बर्ड, इंसेक्ट या एम्फीबियन, स्तनधारी, पक्षी, कीट या उभयचर। सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा लार्जेस्ट ग्रुप अर्थ पे, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको इंसेक्ट दिखेंगे ना। इनका ग्रुप समूह बहुत बड़ा होता है, कीटों का, किसका, कीटों का, कीड़ों का, असंख्य है ना, इनकी कोई गिनती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 25, द GRIHA स्टैंडर्ड्स आर रिलेटेड टू। GRIHA जो मानक है वो किससे संबंधित होते हैं, आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड से, मेडिसिन स्टैंडर्ड से, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड से या औद्योगिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से। तो देखिए, इसके फुल फॉर्म अगर दिया होता तो आप आराम से बता देते। ग्रीन रेटिंग क्या है, ग्रीन रेटिंग, ग्रीन रेटिंग मतलब हरी रेटिंग तो अपने आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड है। ग्रीन रेटिंग, इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी इन बिल्डिंगें बनती है, भवन बनते हैं, ग्रीन बिल्डिंग जिसको कहा जाता है, मतलब पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिसको बनाया जाता है, उसको GRIHA रेटिंग दी जाती है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, कैसा लगा बताइए, मज़ा आया कि नहीं। ऐसे ही मैं आपको डेली एक इन्वायरमेंट का लेक्चर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक इन्वायरमेंट और एक मिसलेनियस के, ये 2 लेक्चर करा रहा हूँ। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए। और हमारे पेड ग्रुप में आपको और भी क्लासेस मिल रही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह के प्ले नोट्स, ये सब आपको मिल रहे हैं, क्विज मिल रहा है। तो आप लेना चाहते हो तो हमारे पेड ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। बाकी इसको कंटिन्यू फॉलो करिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए।